डीएलएड फर्स्ट ईयर की इंग्लिश दोस्तों पार्ट ए और पार्ट बी में डिवाइडेड है। पार्ट ए में 4 यूनिट हैं और पार्ट बी में 5 यूनिट हैं। पार्ट ए के सभी यूनिट हम डिस्कस कर चुके हैं, जिन्हें आप प्लेलिस्ट में चेकआउट करें। अब बात करते हैं पार्ट बी के फर्स्ट यूनिट को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और बाकी यूनिट्स भी हम जल्द ही डिस्कस करने वाले हैं, जिन्हें आप प्लेलिस्ट में नंबर वाइज चेकआउट कर पाएंगे। यहाँ पर दोस्तों हम बात करेंगे इंग्लिश लैंग्वेज इन इंडिया। फर्स्ट यूनिट का नाम है भारत में इंग्लिश किस प्रकार से है। सारा कुछ हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, तो वीडियो आपको कंप्लीट देखना है। और हमारे चैनल लोक में स्टडीज पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट भी करना है। देखिए दोस्तों, पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। व्हाट डू यू नो अबाउट द मल्टीलिंगुअल नेचर इन इंडिया। तो इंडिया में जो मल्टीलिंगुअल नेचर है, बहुभाषिक प्रकृति जो है इंडिया की, उसके बारे में आप क्या जानते हैं। तो उसके बारे में आपको लिखना है। इंडिया इज ए मल्टीलिंगुअल। इंडिया एक बहुभाषी देश है। मल्टी रिलीजन्स, बहुधार्मिक है। मल्टी कल्चरल, बहुसांस्कृतिक है। और मल्टी सोशल, बहुसामाजिक है। और मल्टी जोग्राफिकल यानी कि बहुभौगोलिक भी कंट्री है। इंडिया नीड ए लिंक लैंग्वेज। इंडिया को ज़रूरत है एक लिंक लैंग्वेज की, जो कि दोस्तों अब अपने देखिए पूरे इंडिया में एक ही भाषा का प्रचार प्रसार यहाँ पर नहीं है। कई जगहों पर हिंदी नहीं है, कई जगहों पर हिंदी है, वहाँ पर और दूसरी भाषा नहीं है। तो इस तरह से एक कॉमन भाषा की हमें ज़रूरत है। द सेंसस यानी कि जनगणना ऑफ इंडिया 1971 में जो जनगणना हुई थी, उसके अनुसार रिवेल्ड किया गया था कि 380 लैंग्वेजेस एंड डायलैक्ट्स यानी कि बोलियाँ, 380 लैंग्वेज, 380 भाषा और बोलियाँ आर स्पोकन इन इंडिया, इंडिया में बोली जाती हैं। सो वी नीड इंग्लिश फॉर ट्रेड, व्यापार के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि प्रशासन के लिए, और मैनेजमेंट यानी कि प्रबंधन के लिए, और कल्चरल संस्कृति और एजुकेशनल एक्सचेंज के लिए हमें इंग्लिश की ज़रूरत है। तो इस तरह से आपको दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर देना है। आगे बढ़ते हैं। अगला इंपॉर्टेंट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स ऑफ ईएलटी इन राजस्थान या फिर इंडिया। आपको पूछ सकता है, या तो इंडिया का पूछ ले या फिर राजस्थान पूछ ले, तो दोनों में से आपको एक कर देना है। अब सबसे पहला सवाल दोस्तों यहाँ पर ईएलटी की फुल फॉर्म को लेकर के भी आपको 1 नंबर का, आधे नंबर का पूछ सकता है कि ईएलटी की फुल फॉर्म क्या होती है। तो ईएलटी की फुल फॉर्म होती है इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग, जिसे आपको ध्यान में रखना है। अब इसको इंडिया में और राजस्थान में इसको लेकर के क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, उसको थोड़ी सी बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, टीचिंग ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश को पढ़ने में इन राजस्थान या इंडिया में इज मेनी साइडेड प्रॉब्लम्स, अलग अलग तरह से अलग अलग समस्याएं आ रही हैं। द टीचर ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश का टीचर हु फेस दिस प्रॉब्लम्स, जो कि ये सारी प्रॉब्लम्स फेस करता है, शुड बी फेमिलियर, फेमिलियर होकर के विद द नेचर, प्रकृति के साथ में, एंड स्कोप ऑफ दीज प्रॉब्लम्स, और इन प्रॉब्लम्स से निकलने की ट्राई करता है। ही शुड नो हाउ बेस्ट टू ऑर्गेनाइज, वह जानता है कि किस प्रकार से ऑर्गेनाइज मैनेज करना है इस टीचिंग, उसके टीचिंग को। वेरियस लेवल, एट वेरियस लेवल का मतलब है कि अलग अलग लेवल पर। इन ऑर्डर टू मिनिमाइज, इन ऑर्डर टू मिनिमाइज का मतलब होगा कम करते हुए विपरीत उनके प्रभावों को। एडवर्ब इफेक्ट्स यानी कि इसके विपरीत प्रभावों को। सम ऑफ द प्रॉब्लम्स, कुछ इनमें से कुछ प्रॉब्लम्स हैव बिकम स्पेशली, जो कि स्पेशली सामने आती है, चैलेंजिंग, चैलेंज करती है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स। इसका मतलब होगा एक परिसर के संदर्भ में विपरीत जो सिचुएशन बनती है उसके अंदर, इन विच द चाइल्ड मस्ट स्टडी हिज मदर टंग, जो कि चाइल्ड होता है जो मस्ट स्टडी करता है अपनी मदर टंग, मातृभाषा में। एंड लर्न इंग्लिश एज वेल, इंग्लिश को भी सीखता है। बेटर टेक्निक्स, अच्छी तकनीक, ऑफ टीचिंग इंग्लिश, इंग्लिश को पढ़ने में, आर बीइंग डिस्कवर्ड इन ऑर्डर, जो कि तकनीक जो खोजी जा रही है, इन ऑर्डर यानी कि क्रमबद्ध तरीके से, टू हेल्प द एवरेज स्टूडेंट, जो कि एवरेज स्टूडेंट्स की हेल्प करने के लिए आएगी। आगे दोस्तों आपको इसमें ऐड करना है कि द मेन प्रॉब्लम विद देम, जो मेन समस्या उनके सामने आ रही है वो आ रही है टीच देम टू स्पीक इंग्लिश विच इज़ बेसिकली डिफरेंट इन स्ट्रक्चर एंड साउंड फ्रॉम देयर मदर टंग। इंग्लिश जो होती है वो मदर टंग से बिल्कुल डिफरेंट होती है, स्ट्रक्चर में भी और साउंड में भी। आपने दोस्तों जब तीसरा यूनिट पढ़ा था पार्ट ए का, उसमें मैंने आपको कट और पुट में डिफरेंस बताया था कि अगर आपको इसका सही उच्चारण नहीं पता होगा तो आप या तो दोनों को कट और पट बोलोगे या फिर कुट और पुट इस तरह से बोलोगे। तो अगर आपने ठीक उच्चारण सुना है तभी आप इनमें डिफरेंस कर पाओगे। इस तरह से काफ़ी सारे ऐसे वर्ड्स हैं इंग्लिश में जिनके उच्चारण से ही हमें उनकी ठीक प्रोनाउंसिएशन पता चलती है। आगे दोस्तों बात करते हैं इंग्लिश अंडर दीज सर्कमस्टेंसेज, यानी कि इंग्लिश जो है इन परिस्थितियों में डेफिनेटली हिंडर्स, यानी कि निश्चित रूप से प्रगति में, इन प्रोग्रेस इन स्कूल्स, स्कूल की जो प्रगति होती है उनके बीच में बाधक बनती है। मोस्ट ऑफ देम विल नॉट बी एबल टू यूज इंग्लिश एज ए means ऑफ एक्सप्रेशन एंड विल ओनली बी कन्फाइंड टू रीडिंग एबिलिटी। तो मोस्ट ऑफ देम, उनमें से अधिकतर, विल नॉट बी एबल टू यूज, जो कि एबल नहीं होते हैं इंग्लिश के यूज के लिए, एज ए means ऑफ एक्सप्रेशन एंड विल ओनली बी कन्फाइंड टू रीडिंग एबिलिटी, जो कि दोस्तों यहाँ पर
पढ़ने की क्षमता तक ही सीमित यहाँ पर रखते हैं, उसको मेन लैंग्वेज की तरह यूज नहीं कर पाते हैं। तो इस तरह से आपको इसका हिंदी अनुवाद करते हुए थोड़ा सा ठीक तरीके से इसे समझ लेना है और जैसे ही परीक्षा में ये आता है तो सेम टू सेम आपको कॉपी कर देना है। आगे दोस्तों आपको इसी में एक टॉपिक ऐड करते हुए लिखना है कि प्रॉब्लम्स ऑफ द एजुकेशनल सिस्टम, कि हमारे एजुकेशनल सिस्टम से क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं जिनकी वजह से इंग्लिश नहीं सीख पा रहे हैं। तो द टीचर्स आर नॉट इम्पोर्टेड प्रॉपर ट्रेनिंग एट बीएड और डीएलएड लेवल्स। तो इसमें देखिए मेन समस्या ये भी है कि टीचर्स को ठीक ट्रेनिंग नहीं दी जाती है, प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दी जाती है बीएड और डीएलएड के लेवल पर। द लैंग्वेज टीचर्स आर नॉट प्रॉपरली ट्रेंड, जो कि लैंग्वेज जो टीचर्स होते हैं वो प्रॉपरली ट्रेंड नहीं होता है इन द कॉन्टेक्ट मैटर एंड मेथोडोलॉजी ऑफ इंग्लिश सब्जेक्ट। इंग्लिश सब्जेक्ट के जो प्रॉपर सब्जेक्ट के जो टीचर होते हैं वो ठीक तरीके से ट्रेंड नहीं होते हैं, जिस वजह से भी लैंग्वेज सीखने में प्रॉब्लम आती है। स्टूडेंट्स आर रिसीवर्स एंड प्रोड्यूसर ऑफ लैंग्वेज। स्टूडेंट्स सिर्फ सुनते हैं और प्रोड्यूस करते हैं, आवाज़ निकालते हैं। द प्रोड्यूस व्हाट दे रिसीव फ्रॉम देयर टीचर, वो वही बोलेंगे जो उन्होंने टीचर से सुना है। अगर टीचर ठीक उच्चारण नहीं करेगा, ठीक तरीके से नहीं समझा पाएगा, तो फिर वो भी गलत उच्चारण करेंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम, अधिकांश समय में, इज इम्पार्टेंट टू कंपल्सरी। इज इम्पार्टेंट टू कंपल्सरी सब्जेक्ट्स का मतलब होगा अनिवार्य विषयों के लिए आदान प्रदान किया गया है कंपल्सरी सब्जेक्ट के लिए। द टीचिंग सब्जेक्ट इज नेग्लेक्टेड, इंग्लिश की जो अध्यापन है उसकी उपेक्षा की गई है, उसे नेग्लेक्ट किया गया है। तो ये भी दोस्तों कहीं ना कहीं इंग्लिश ठीक नहीं समझ पाने के कारण है, तो इनको भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। और अगर और भी कुछ आपको याद आ पा रहा है तो आपको उसे मेंशन यहाँ पर कर लेना है और अपना आंसर ठीक कर देना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एनसीएफ 2005। एनसीएफ की फुल फॉर्म होगी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। यहाँ पर दोस्तों ये जो टॉपिक है आपका हिंदी में भी सेम टू सेम आपको यही पढ़ना है। तो इसके लिए हमने एक प्रॉपर वीडियो बनाया हुआ है हिंदी में, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आपको उस वीडियो को भी देखना है, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद, ताकि आप एनसीएफ को ठीक तरीके से समझ पाएँ। हिंदी और इंग्लिश में दोस्तों यहाँ पर हर बार एक प्रश्न एनसीएफ का आता ही आता है, अगर बड़ा आ जाए तो बड़ा आ जाए, नहीं फिर छोटा भी प्रश्न आपको पूछ सकता है। तो थोड़ा सा आपको इसको ध्यान से देखना है। इसमें दोस्तों हम पहला पॉइंट डिस्कस करते हैं रिगार्डिंग इंग्लिश। इंग्लिश के बारे में एनसीएफ 2005 रिकॉग्नाइजेज, एनसीएफ 2005 पहचाना जाता है इट्स इम्पोर्टेंट पोजीशन इन इंडिया एंड रिकमेंड्स एंड अक्रॉस द करिकुलम अप्रोच टू टीच इंग्लिश। यह जो होता है सिफारिश करती है कि अंग्रेजी सिखाने के लिए पूरे पाठ्यक्रम का जो दृष्टिकोण है वो ठीक तरीके से समझना चाहिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इंग्लिश इन इंडिया इज़ ए ग्लोबल लैंग्वेज। इंग्लिश भारत में एक ग्लोबल लैंग्वेज वैश्विक भाषा है। इन ए मल्टीलिंगुअल कंट्री, एक बहुभाषी देश में। ए वेराइटी एंड रेंज, एक विविधता और सीमा ऑफ इंग्लिश टीचिंग, इंग्लिश के पढ़ाने की सिचुएशंस प्रिवेल हियर। सिचुएशंस जो हैं वो प्रचलित हैं यहाँ पर। ओविंग टू द ट्विन फैक्टर्स, यहाँ पर प्रचलित हैं इसके 2 फैक्टर्स, 2 पहलू। टीचर प्रोफिशिएंसी यानी कि टीचर की प्रवीणता इन इंग्लिश एंड प्यूपिल एक्सपोजर, इंग्लिश में प्यूपिल्स यानी कि विद्यार्थियों के लिए, एक्सपोजर यानी कि पहुंचना टू इंग्लिश आउटसाइड स्कूल, इंग्लिश जो है विद्यालय के बाहर पहुंचना मुश्किल हो जाती है अगर टीचर जो है उसकी प्रवीणता ठीक नहीं है। आगे बढ़ते हैं, द लेवल ऑफ इंट्रोडक्शन। द लेवल ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश इज नाउ ए मैटर ऑफ पॉलिटिकल रेस्पॉन्स, एक राजनीतिक प्रतिक्रिया है टू पीपुल्स एस्पिरेंट्स यानी कि उम्मीदवारों के लिए, विद्यार्थी उम्मीदवारों के लिए, रादर देन एन एकेडमिक और फेसिबिलिटी इशू, यानी कि एक अकादमिक और साध्यता के रूप में जो इशू आता है, जो प्रॉब्लम आती है, वो यहाँ पर राजनीतिक प्रतिक्रिया के रूप में सामने आती है। एंड प्यूपिल्स चॉइसेस अबाउट द लेवल ऑफ इट्स इंट्रोडक्शन, एंड प्यूपिल्स चॉइसेस यानी कि विद्यार्थियों की चॉइस अबाउट द लेवल ऑफ इट्स इंट्रोडक्शन, उनकी पहचान का जो लेवल है इन द कैरिकुलम यानी कि पाठ्यक्रम के संदर्भ में, विल हैव टू बी रेस्पेक्टेड, जो कि एक सम्मानित होता है, विथ द प्रोविजो यानी कि नियमों के अंतर्गत, दैट वी डू नॉट एक्सटेंड डाउनवर्ड्स, यानी कि नीचे की ओर अगर हम बढ़ते हैं तो वहाँ पर द वेरी सिस्टम दैट हैज़ फेल्ड टू डिलीवर, जो कि बता पाने में, डिलीवर कर पाने में फेल्ड हो जाता है, टू गोल्स फॉर ए सेकेंड लैंग्वेज, सेकेंड लैंग्वेज के गोल्स को। करिकुलम आर टू फोल्ड, यानी कि करिकुलम जो पाठ्यक्रम होता है वो 2 राह होता है। अटेनमेंट यानी कि प्राप्ति ऑफ ए बेसिक प्रोफिशिएंसी, यानी कि एक प्रवीणता, एक बेसिक प्रवीणता की, सच एज इज एक्वायर्ड, सच एज एक्वायर्ड का मतलब एक अधिग्रहित, इन ए नेचुरल लैंग्वेज लर्निंग, एक प्राकृतिक भाषा सीखने के टाइम। एंड द डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज इनटू एन इंस्ट्रूमेंट फॉर एब्स्ट्रैक्ट थॉट्स, एब्स्ट्रैक्ट थॉट्स का मतलब होगा अमूर्त विचार के लिए, एंड नॉलेज एक्विजिशन थॉट, फॉर एग्जाम्पल के तौर पर हम यहाँ पर ले सकते हैं एक्विजिशन थॉट की मतलब कि ज्ञान प्राप्ति के जो विचार हैं उनके तौर पर यहाँ पर एग्जाम्पल्स ले सकते हैं। लिटरेसी यानी कि साक्षरता,
द आर्ग्यूज यानी कि तर्क फॉर एन अक्रॉस द करिकुलम का मतलब हो गया पाठ्यक्रम दृष्टिकोण के अप्रोचेस यानी कि वार यहाँ पर दैट ब्रेक्स डाउन जो कि टूट जाता है द बैरियर्स बिटवीन इंग्लिश एंड अदर सब्जेक्ट्स एंड यहाँ पर देखिए इंग्लिश और अदर सब्जेक्ट्स के बीच में जो बैरियर जो बॉन्ड होता है वो टूट जाता है एंड इंग्लिश एंड अदर इंडियन लैंग्वेजेस और इंग्लिश और अदर जो इंडिया की लैंग्वेजेस है उनके बीच का जो बॉन्ड है जो बैरियर है वो टूट जाता है अंग्रेजी और बाकी विषयों के बीच जो बाधाएं हैं वो उत्पन्न हो जाती है। इस तरह से दोस्तों आपको इसका हिंदी अनुवाद करने की कोशिश करनी है और अपने जो आंसर है उसको ठीक तरीके से याद कर लेना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों आपको यहाँ पर ये भी पूछ सकता है कि राइट हिंदी इक्विवेलेंट्स फॉर द फॉलोइंग सेइंग। तो यहाँ पर देखिए इस तरह का प्रश्न आपको पूछ सकता है जिसमें एक लोकोक्ति की तरह आपको लाइन दे देगा। यहाँ पर देखिए माइट इज राइट जिसका आपको हिंदी अनुवाद करना है। तो यहाँ पर जिसकी लाठी उसकी भैंस यहाँ पर होगा एज यू सो सेल यू रीप, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। तीसरा है द अर्ली बर्ड कैचेस द वॉर्म, जल्दी उठने वाला ही कुछ पाता है। अगला है ए बर्ड इन द हैंड इज वर्थ टू इन द बुश। तो ये देखिए यहाँ पर नो नगद न तेरह उधार। इस तरह से दोस्तों आपको लोकोक्तियाँ पे पूछ सकता है, कुछ भी आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस इनकी करनी है। रीट में भी आपके सेम टॉपिक आपको देखने को मिलेगा, तो थोड़ी सी ठीक तैयारी आपको इनकी करनी है जिससे आप इनको हिंदी में और हिंदी को इंग्लिश में यहाँ पर कन्वर्ट कर पाओगे। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं नीचे सेम क्वेश्चन आपको इस तरह से हिंदी में देकर के इंग्लिश में आपको पूछ सकता है। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, तो ए बैड वर्कमैन क्वार्ल्स विथ हीज टूल्स। होनहार वीरवान को होत चीखने पात, तो कमिंग इवेंट्स कास्ट देयर शेडोज बिफोर। तो करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान, तो प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट। और घर की मुर्गी दाल बराबर, तो ए प्रॉफिट इज नॉट होनर्ड इन हिज ओवन कंट्री। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से करना है। अगला है दूर के ढोल सुहाने लगते हैं, तो डिस्टेंस ड्रम्स साउंड वेल। तो इस तरह से देखिए आपको इन दोनों को ही ठीक कर लेना है। आपके रीट में भी टॉपिक है, तो आपको हिंदी से इंग्लिश कन्वर्ट करना और इंग्लिश से हिंदी कन्वर्ट करना, आप एक ही पॉइंट से सीख जाएंगे। और अगर आपकी ये प्रश्न आपको परीक्षा में पूछता है तो आप आसानी से उसका आंसर दे पाएंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा राइट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश एट द प्राइमरी लेवल पर आपको ऑब्जेक्टिव्स लिखने हैं, उद्देश्य लिखने हैं इंग्लिश टीचिंग के। तो यहाँ पर देखिए क्लास 1 से 2 तक, तो बिल्डिंग फेमिलियरली यानी कि निर्माण जो मेल जोल के तौर पर विथ द इंग्लिश लैंग्वेज के साथ में, इन कॉमन यूज यानी कि नॉर्मल यूज के लिए, विथ ए फोकस ऑन प्री लिटरेसी स्किल्स यानी कि पूर्व साक्षरता कौशल के रूप में फोकस ध्यान में रखते हैं। तो क्लास 3 to 5 में आपको करना है फोकस ऑन बेसिक लिटरेसी स्किल्स यानी कि बुनियादी साक्षरता कौशलों पर फोकस किया जाता है। इस तरह से दोस्तों आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। आगे बढ़ते हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है व्हाट इज़ द प्लेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग इन राजस्थान या इंडिया। यहाँ पर दोस्तों आपको इसमें करना है कि इंडिया में इंग्लिश लैंग्वेज का क्या स्थान है, या फिर आपको राजस्थान के बारे में पूछ सकता है। तो इसमें आपको आंसर करना है मॉडर्न एजुकेशन इज डिफाइंड। मॉडर्न जो आज की जो शिक्षा है वो डिफाइंड परिभाषित की जाती है इन लॉर्ड मैकॉलेज के शब्दों में। मिनट ऑन एजुकेशन शिक्षा के अपीयर्स यानी कि दिखाई पड़ते हैं, तो हैव स्टार्टेड जो कि स्टार्टेड की गई है इन राजस्थान और इंडिया में इन द मिडल ऑफ 19th सेंचुरी, 19वीं सदी में। इंग्लिश मीडियम एंड मॉडर्न स्कूल वर फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन अलवर एंड भरतपुर इन 1842, यह ध्यान रखना है आपको। और इन 1844 में जयपुर में, और इन 1863 में उदयपुर में, ये आपको ध्यान रखना है। एफर्ट्स ऑफ इंट्रोड्यूस मॉडर्न एजुकेशन इन अजमेर मेवाड़ एरिया बिगिन इन 1819, ये आपको ध्यान रखना है। इस तरह से दोस्तों आपको ये डेट थोड़ी सी ध्यान में रखनी है और इसका आंसर कर देना है। आगे बढ़ते हैं। आपको आगे इसमें थोड़ा सा ऐड करना है इन द मिड 19th सेंचुरी, 19वीं सदी के मिड में, देर आर 647 एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ विच 510 वर मेंटेन्ड बाय द प्रिंसली स्टेट्स यानी कि रियासतों के द्वारा, और 103 बाई प्राइवेट इंडिविजुअल्स यानी कि प्राकृत जो निजी व्यक्ति हैं उनके द्वारा, एंड 34 बाई मिशनरीज के द्वारा, और दीज 545 वर प्राइमरी स्कूल्स जो यहाँ पर रही है। इन द अर्ली 20th सेंचुरी यानी कि 20वीं सदी के अर्ली में, स्टार्टिंग में, प्राइमरी एजुकेशन स्टार्टेड गेटिंग एक्सटेंडेड टू डिस्ट्रिक्ट, जो कि प्राइमरी स्कूल जो प्राइमरी एजुकेशन है वो स्टार्टेड हुई डिस्ट्रिक्ट जिलों में, फिर गई स्मॉलर टाउन में, छोटे टाउन में, एंड विलेजेस, फिर गाँव में। द नेशनल मूवमेंट एक राष्ट्रीय पल, कंट्रीब्यूटेड फर्दर मतलब कि आगे योगदान दिया गया, टू हाईलाइटिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल एजुकेशन, वैश्विक शिक्षा के तौर पर यहाँ पर इसको इम्पोर्टेंस दिया गया, हाईलाइट किया गया।
which was seen as a means of spreading awareness about पीपुल्स राइट्स, यानी कि व्यक्तियों के, लोगों के उद्देश्यों, लोगों के अधिकारों के बारे में स्प्रेडिंग अवेयरनेस यानी कि जागरूकता फैलाने के तौर पर उसका अर्थ किया गया है यहाँ पर। इंक्लूडिंग द राइट टू पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस, यानी कि राजनीतिक स्वतंत्रता के अधिकार सहित यहाँ पर अधिकारों के बारे में स्टूडेंट्स को, लोगों को बताया गया। इस तरह से दोस्तों आपको इसका आंसर करना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ इंग्लिश। तो इंग्लिश का नेचर क्या है, इसके ऊपर भी दोस्तों आपको प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इंग्लिश इज़ ए मोर एडवांस्ड एंड प्रोग्रेसिव लैंग्वेज। एक इंग्लिश जो है वो अंग्रेजी की जो प्रकृति है वो प्रगतिशील है और एडवांस्ड यानी कि आगे बढ़ी हुई है। इट हैज़ इट्स पास्ट, इसका एक अपना अतीत है। प्रेजेंट एंड फ्यूचर, प्रेजेंट है और फ्यूचर भी है। इट हैज़ इट्स ओवन फोनेम्स, यानी कि इसका अपना फोनेम स्वर है, व्यंजन है, यहाँ पर संज्ञा है, और साइंटेक्स यानी कि वाक्य विचार है। इट इज़ एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, यह एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। इस तरह से दोस्तों आपको इन सभी क्वेश्चंस का आंसर देना है और इस वीडियो में हमने इस यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर बात कर ली है। आई होप मैंने आपको ठीक तरीके से समझा दिया है। फिर भी दोस्तों किसी वर्ड की मीनिंग में कुछ प्रॉब्लम आपको आती है तो आप उसका गूगल से ट्रांसलेट कर लेंगे और अच्छी तरह से अपनी एग्जाम्स की प्रिपरेशन करेंगे। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। जल्दी मिलेंगे अगले यूनिट के साथ। तब तक दोस्तों आप प्लेलिस्ट से इनके बाकी यूनिट्स देखते रहें और अपनी तैयारी को ठीक करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।